नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। शिक्षा मंत्री ने ऐसा ज्ञान दिया कि हिंदू समाज की भावनाएं आहत हो गईं। पटना से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्मा गई। चंद्रशेखर के खिलाफ दिल्ली में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और धर्म ग्रंथ की गलत व्याख्या करने के इल्जाम में केस भी दर्ज हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से चंद्रशेखर को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग उठाई गई। बीजेपी ने जेडीयू और आरजेडी को हिंदू विरोधी घोषित कर दिया। आरजेडी ने शिक्षा मंत्री का बयान को उनकी निजी राय बताया, किनारा कर लिया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कहकर पल्ला झाड़ा कि शिक्षा मंत्री ने जो कहा उसका उन्हें कुछ पता नहीं। कहा, मैं दिखवाता हूं, पता करता हूं, फिर बताऊंगा। अब हुआ क्या? बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर चंद्रशेखर, जिनका पूरा नाम है चंद्रशेखर यादव, उन्होंने कहा कि रामचरितमानस नफरत पैदा करने वाला ग्रंथ है। चंद्रशेखर यादव ने रामचरितमानस की तुलना मनुस्मृति और गुरु गोलवलकर की किताब बंच ऑफ थॉट से कर दी। कहा, जैसे मनुस्मृति और बंच ऑफ थॉट समाज में भेद पैदा करते हैं, वैसे ही रामचरितमानस भी समाज के दबे कुचले वर्गों और महिलाओं के खिलाफ नफरत की सीख देती है। अब इसके बाद तो बीजेपी के नेताओं ने, कवियों ने, साधु संतों ने चंद्रशेखर को समाज का दुश्मन, हिंदुओं का अपमान करने वाला, मूर्ख, अनपढ़, अशिक्षित और न जाने क्या क्या बता दिया। बीजेपी ने इल्जाम लगाया कि यह सब नीतीश कुमार के इशारे पर हो रहा है। वोट के चक्कर में नीतीश कुमार अब समाज में दरार पैदा कर रहे हैं। जानबूझकर अपने मंत्रियों से हिंदुओं को अपमानित करने वाले बयान दिलवा रहे हैं। अब सवाल है कि क्या चंद्रशेखर यादव ने किसी भावावेश में आकर इस तरह की बात कही, या फिर उन्होंने सोच समझ के प्लान करके इस तरह का बयान दिया? इस तरह की बात कहने के पीछे मकसद क्या हो सकता है? इस पर इतनी सियासत क्यों हो रही है? क्या बिहार की राजनीति पर इससे कोई फर्क पड़ेगा? आज इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज की बात में। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूं बिहार के शिक्षा मंत्री का वो बयान जिस पर इतना सियासी घमासान हुआ। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों, सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूं कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया, ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। अब सवाल यह है कि बिहार के शिक्षा मंत्री को अचानक इस तरह की बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी? उन्होंने मनुस्मृति और बंच ऑफ थॉट से रामचरितमानस की तुलना क्यों कर दी? असल में बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पटना में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भाषण दे रहे थे। छात्रों को संबोधित कर रहे थे। मौका था शिक्षा का महत्व बताने का, लेकिन शिक्षा मंत्री ने इसमें जाति का जहर घोल दिया और माध्यम बनाया रामचरितमानस को। उन्होंने रामचरितमानस की तुलना मनुस्मृति से की और फिर यहां तक कह दिया कि रामचरितमानस नफरत पैदा करने वाला ग्रंथ है। इसमें आदिवासी, दलित, पिछड़ों को शिक्षा से दूर रखने की बात कही गई है। यहां तक कहा गया कि अगर इन वर्गों के लोग शिक्षा प्राप्त कर भी लेते हैं तो भी उनका सम्मान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोग शिक्षा पाने के बाद वैसे ही जहरीले हो जाते हैं जैसे सांप दूध पीने के बाद जहरीला हो जाता है। अब लोगों को लगा कि मंत्री महोदय मौका देखकर कुछ जोश में आ गए होंगे। हो सकता है इसलिए उनके मुंह से इस तरह की बात निकल गई हो। इसलिए उनसे सवाल पूछा गया,
लेकिन चंद्रशेखर यादव ने फिर वही बात दोहरा दी। इसीलिए यह सारा विवाद शुरू हो गया। मंच से नीतीश कुमार के शिक्षा मंत्री ने क्या कहा था, यह भी हम आपको सुनवा देता हूं। आज से करीब 7 साल पहले 15वीं 16वीं सदी में रामचरितमानस लिखा गया। तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस। उसके उत्तरकांड में कितनी बात कही गई? पूजिए विप्र शील गुण होना, पूजिए न शूद्र गुण ज्ञान परवीना। अगर ये विचारधारा चलेगा तो भारत को ताकतवर बनाने का सपना पूरा नहीं हो सकता है। पूजिए विप्र शील गुण हीना, अब पूजिए न शूद्र गुण ज्ञान परवीना। अगर ज्ञान से परवीन भी बाबा भीमराव अंबेडकर है तो वह पूजने नहीं है। यह शिक्षा हमारा एक शास्त्र देता है जो नफरत बोता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसी उत्तरकांड में लिखा हुआ, जय बरनाधम तेली कुम्हारा, सपच की रात कोल कलवारा। जय बरनाधम, बरन में अधम कौन कौन लोग है? जय बरनाधम तेली कुम्हारा, सपच की रात कोल कलवारा। उत्तरकांड में जो ये लिखा गया कि बरन में अधम कौन कौन लोग हैं, तेली, कुम्हार, कहार, कोल, कलवार, आदिवासी, दलित वगैरह वगैरह। और फिर उसी में आगे लिखा है, अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी कि अधम जाति माने नीच जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं। कैसा? जैसा कि दूध पीने के बाद सांप हो जाता है। अगर ये साथ हमारे सामने हो जो नफरत को इस तरह से बोता हो, तो मैं उम्मीद करता हूं कि नफरत का वातावरण बना करके भारत को ताकतवर कोई नहीं बना सकता है। मंत्री महोदय ने जो मंच से बोला वही बात उन्होंने कार्यक्रम के बाद कही, तो इससे यह तो साफ हो गया कि चंद्रशेखर यादव वही बोले जो बोलने आए थे। उन्होंने जिस तरह से जातियों के नाम लिए, उससे पता चल गया उनकी इरादा क्या था, उनकी मंशा क्या थी। लेकिन बड़ी बात है कि उन्होंने जो चौपाई बोली वो गलत बोली, फिर उसकी व्याख्या अपने हिसाब से कर दी। उसका वो मतलब नहीं है जो उन्होंने बताया। आज की परिस्थिति के हिसाब से उन्होंने उसे पेश भी कर दिया। अब चूंकि यह बात सियासी मकसद से कही गई थी, इसलिए इस पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई। सबसे पहले रविशंकर प्रसाद ने बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान पर नाराजगी जाहिर की। इसे हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाला बताया और बिहार के शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। ये कैसे अशिक्षित शिक्षा मंत्री हैं जिनको प्रभु राम की कहानी और रामायण की कहानी नहीं मालूम है? ये बेशर्मी है। हिंदू भावनाओं को इस तरह से शर्मसार न करें शिक्षा मंत्री। नीतीश कुमार जी इनको सैक करें तुरंत। नीतीश कुमार जी माफी मांगे। रामचरितमानस नफरत फैलाता है। रामायण पढ़े हैं वो? क्या मतलब है इसका? राम की कहानी जोड़ती है। निषाद राजा की कहानी क्या थी? शबरी के जूठे बेर किसने खाए? न कुछ जानते हैं न समझते हैं और देते हैं भाषण। और चंद्रशेखर बाबू जो भी हैं उनको कहूंगा कृपया करके विधानसभा में गिनती कर लें कितने विधायकों का नाम राम के ऊपर है। नीतीश कुमार, रामचरितमानस का अपमान करके आपके मंत्री ने हिंदू भावनाओं का ही अपमान नहीं किया है, देश का अपमान किया है। और इसके बाद बिहार में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा बोले। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ ईश निंदा का केस दर्ज होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के लोग सियासी फायदे के लिए समाज को तोड़ने का काम करते हैं। विजय सिन्हा ने कहा कि यह सब नीतीश कुमार के इशारे पर हो रहा है। नीतीश कुमार अपने मंत्रियों के जरिए इस तरह के बयान दिलवाते हैं जिससे सामाजिक ताना बाना खराब हो। मुझे तो ताज्जुब है, किसी प्रदेश के शिक्षा मंत्री की भाषा ऐसी भी हो सकती है क्या? यह उनके विकृत मानसिकता को दर्शा रही है। शिक्षा मंत्री जी का रामचरितमानस पर आपत्तिजनक बयान दुर्भावना से ग्रसित एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। आईपीसी की धारा 295(1) के तहत इन पर मुकदमा चलना चाहिए। हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी इन्हें तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। इनके बयान ने करोड़ों हिंदुओं की भावना को आहत किया है और यदि नीतीश जी और तेजस्वी जी शिक्षा मंत्री के बयान से सहमत है तो इसे स्पष्ट करें। रामचरितमानस को समझने के लिए भगवान की भक्ति, विवेक एवं निर्मल हृदय चाहिए, जिसे ये कपटी मंत्री कैसे समझेंगे। दरअसल जब जब सत्तालोलुप क्षेत्रीय पार्टियां कमजोर पड़ने लगी है तब तो वो समाज को जातियों में विखंडित कर अपनी राजनीतिक फसल को हरा भरा करने के प्रयास में जुट जाती है। क्षणिक लाभ के लिए लोग जातीय भेद पैदा कर रहे हैं जिसका समाज पर दुष्प्रभाव पड़ेगा।
शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव नीतीश कुमार की सरकार में आरजेडी कोटे से मंत्री हैं, लेकिन आरजेडी ने चंद्रशेखर यादव के बयान से तुरंत किनारा कर लिया। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, चंद्रशेखर को रामचरितमानस की दूसरी चौपाइयां भी पढ़नी चाहिए। भगवान राम ने तो सभी जातियों के लोगों को गले से लगाया, सारी धारणाओं को बदला। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि उनकी पार्टी सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान करती है। चंद्रशेखर जो कह रहे हैं वो उनकी अपनी सोच हो सकती है, ये आरजेडी की सोच कतई नहीं है। लेकिन बीजेपी एक बयान को लेकर हंगामा मचा रही है, क्योंकि समाज को बांटना बीजेपी का एजेंडा है। रामचरितमानस पर माननीय शिक्षा मंत्री जी का बयान उनका निजी बयान है। उन्होंने किस संदर्भ में ये बातें कही है, जिस पंक्ति को लेकर वो ये बात कह रहे हैं, उस पंक्ति के बाद की भी पंक्ति है। जिस तरह से सारे धारणाओं को बदल दिया गया, भगवान राम ने बदला, तो भगवान राम तो सबरी के यहाँ जाकर जूठे बैर खाते हैं। ये हमारी पार्टी सभी धर्मों के ग्रंथों का सम्मान करती है और रामचरितमानस पर बीजेपी ज्ञान ना दे, कभी गंगा माँ के नाम पर, कभी गौ माता के नाम पर, कभी गणेश जी को भगवान को दूध पिलाकर, कभी भगवान राम के नाम पर बीजेपी राजनीति करती है। चिराग पासवान दलित परिवार से आते हैं, लेकिन उन्हें भी बिहार के शिक्षा मंत्री की बात बुरी लगी। चिराग पासवान ने कहा, भगवान राम भारत के आदर्श हैं, प्रभु राम देश की आत्मा है, रामचरितमानस घर घर में पूजी जाती है। इस तरह की पवित्र पुस्तक के बारे में इस तरह की हल्की बात करना शोभा नहीं देता। चिराग पासवान ने कहा, इस सब के पीछे नीतीश कुमार हैं, क्योंकि नीतीश कुमार समाज में बंटवारा करके ही अपनी कुर्सी बचाए रहते हैं। क्यों लोगों की आस्था को भड़काने वाले बयान बिहार के मुख्यमंत्री स्वयं और उनकी पार्टी के नेता देते रहते हैं? क्यों बंटवारे की राजनीति करने का प्रयास करते हैं? क्यों बिहार में माहौल को खराब करने का ये लोग प्रयास करते हैं? बिहार इन लोगों से संभलता नहीं। जो मुख्यमंत्री ने खुद बंटवारे की राजनीति कर 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 सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखी हो, सत्ता की कुर्सी तक पहुंचे ही वो बंटवारे की राजनीति कर 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 दलित महादलित को बांटकर, पिछड़ा अति पिछड़ा को बांटकर, महिला पुरुष तक में जो इस तरीके से विवादित बयान जो मुख्यमंत्री देते हो, उनकी सोच ही यही रही है। भाई लोगों की आस्था के साथ इस तरीके से खिलवाड़ करना कहीं से उचित नहीं। भाई इस तरीके के बयान से परहेज करना चाहिए जो लोगों की आस्था से जो जुड़ा। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने बीच की लाइन ली। उन्होंने शिक्षा मंत्री के बयान को गलत बताया, लेकिन शिक्षा मंत्री को हटाने की मांग पर कुछ नहीं कहा। अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, भगवान राम की, रामायण की, रामचरितमानस की आलोचना कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। शिक्षा मंत्री जैसे पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए थी। उन्हें अपना बयान वापस लेना चाहिए। रामायण की पंक्तियां पढ़ते हुए हम लोग बड़े हुए हैं और अपने मदर फादर उसके पहले सब पुरखों का ये काव्य है, महाकाव्य है और हर घर का हिस्सा है भारत में। तो बयान तो कोई कुछ भी दे सकता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बट ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा समाज को। आपको लगता है बयान वापस लेना चाहिए, खेद प्रकट करना चाहिए या माफ़ी मांगनी चाहिए? क्योंकि काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि उनकी भावनाएं आहत। अब पता नहीं वो किस संदर्भ में बोले, क्या बोले, लेकिन इस तरह का बयान कतई उचित नहीं। और अब आपको सुनवाता हूं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस मामले में क्या कहा। उन्होंने कहा, अगर मगर से काम नहीं चलेगा, शिक्षा मंत्री को हटाना ही चाहिए। गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने वोट के चक्कर में हिंदुओं के अपमान की पॉलिसी बना दी है और इसे अपने मंत्रियों के जरिए लागू करवा रहे हैं। चंद्रशेखर का बयान इसी का सबूत है। गिरिराज सिंह ने कहा, बिहार की जनता इस अपमान के लिए नीतीश कुमार को माफ नहीं करेगी। बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार की सरकार अपने मंत्रियों के द्वारा हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया है, सनातन के ग्रंथ मानस को अपमानित करने का काम किया है, क्या वोट बैंक के लिए नीतीश कुमार कब तक हिंदुओं को गालियां देते रहेंगे? क्या नीतीश कुमार में हिम्मत है कि उनके मंत्री कुरान पर ऐसे टिप्पणी कर सके, कुरान के आयातों पर ऐसी टिप्पणी कर सके? आज टुकड़े टुकड़े गैंग वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदुओं को अपमानित करना, हिंदुओं को गाली देना,
अब ये बंद करें, हिंदू अब इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन आपको सबसे हैरानी की बात बताता हूं, जिस बात की चर्चा पूरी देश में हो रही है, दिल्ली से लेकर पटना तक जिस पर सियासत हो रही है, टीवी चैनल्स पर जिस बयान को बार बार दिखाया गया है, उसके बारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पता ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? आज दिल्ली से लेकर पटना तक शिक्षा मंत्री के बयान के बारे में बार बार कमेंट किए गए, लेकिन बिहार की यात्रा पर निकले चीफ मिनिस्टर साहब को पता नहीं कि उनके मंत्री ने क्या कह दिया। नीतीश कुमार आज दरभंगा में थे, उनसे पूछा गया क्या वो अपने शिक्षा मंत्री के बयान से इत्तेफाक रखते हैं, सहमत हैं, तो नीतीश ने कहा हमको पता नहीं है, हम देखे नहीं हैं। पूछा गया कि उनके मंत्री ने रामचरितमानस को नफरत पैदा करने वाली किताब बताया है, तो बोले अच्छा पता करवाते हैं, हम उनसे पूछ लेंगे। शिक्षा मंत्री बोले सर कि नफरत को लेकर भी सवाल उठ रहा है। हमको पता नहीं है जी, हम देखे नहीं है। शिक्षा मंत्री ने बोला है कि ये नफरत होने वाला ग्रंथ है। हमको पता नहीं है, हम पूछ लेंगे उनसे। ठीक। अब नीतीश कुमार पूछें या ना पूछें, साधु संत उन्हें बताएंगे कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने जो कहा उससे वो कितने नाराज हैं। अयोध्या में रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि जो बात चंद्रशेखर ने कही है वैसी बात कोई अज्ञानी ही कह सकता है। ऐसे अज्ञानियों को कम से कम शिक्षा मंत्री के पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। नेताओं शिक्षा मंत्री पद पर जरूर पहुंच गया है, लेकिन वह महामूर्ख है। मूर्ख इसलिए है कि ऐसा धर्म, ऐसा ग्रंथ जो जोड़ने वाला है, तोड़ने वाला नहीं है, जिसने बानर, भालू और कोल, भील सभी को साथ लेकर के चलने वाले भगवान राम आदर्श महापुरुष, और उनके चरित्र पर यह लिखा हुआ जो रामचरितमानस है, उस रामायण को जो नकार रहा है वह वस्तुतः सही में वह योग्य नहीं है, अयोग्य है। और ऐसे पद पर बैठे हुए शिक्षा मंत्री को जो बोला है, जिसके कारण से आज सनातन धर्म आहत हुआ है, इसलिए मैं उस सरकार से कहता हूं कि इस शिक्षा मंत्री को तुरंत पद से हटाया जाए और शिक्षा मंत्री स्वयं और क्षमा मांगे। एक और प्रतिष्ठित संत महंत पुरुषोत्तम दास ने तो बिहार के शिक्षा मंत्री को अनपढ़ बताया। महंत पुरुषोत्तम दास ने कहा कि रामचरितमानस समाज को जोड़ने वाला ग्रंथ है, इसे नफरत फैलाने वाला ग्रंथ कहने वाला शख्स मूर्खी कहलाएगा। ऐसे बयान समाज को तोड़ने का काम करते हैं। तो रामचरितमानस ऐसा एक ग्रंथ है हमारा सनातन संस्कृति में कि उससे हर व्यक्ति को सीख लेने का काम करता है, सिखाने का काम करता है, घर बसाने का काम करता है। लेकिन ऐसे शिक्षा मंत्री, बिहार के जो शिक्षा मंत्री, वो को तुरंत तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और उनके ऊपर जो है ना मुकदमा दर्ज होना चाहिए। भारत संस्कृति का ये बहुत अनमोल रामचरितमानस है जो ये शिक्षा देने का काम करता है, ये तोड़ने का काम ना किया है ना करेगा। तो बिहार जैसे भूमि में ऐसे जो है मूर्ख शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और तत्काल नीतीश सरकार को जो है इस पे एक्शन लेना चाहिए। नहीं तो समाज में इससे बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित होगा समाज, और समाज जब अव्यवस्थित होगा तो उसका कारण ऐसे शिक्षा मंत्री ही होंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान पर सबसे अच्छी बात जाने माने कवि कुमार विश्वास ने कही। आजकल कुमार विश्वास पूरे देश में घूम घूम कर राम कथा सुनाते हैं। एक आधुनिक कवि के तौर पर रामचरितमानस की व्याख्या करते हैं। अपने अपने राम उनके कार्यक्रम का नाम है, जिसके तहत वो पूरे देश में घूम रहे हैं। जब उन्होंने बिहार के शिक्षा मंत्री की बात सुनी तो सबसे पहले फीट करके चंद्रशेखर को अशिक्षित शिक्षा मंत्री करार दे दिया, और इसके बाद जब वो अपने प्रोग्राम के लिए उदयपुर पहुंचे तो उन्होंने कहा जिसके मानस में जहर भरा हो वो रामचरितमानस के बारे में ऐसा ही बोलेगा। कुमार विश्वास ने कहा कि क्या बिहार के शिक्षा मंत्री किसी दूसरे मजहब के धार्मिक ग्रंथ के बारे में इस तरह की बात करने की हिम्मत जुटा सकते थे? हिंदुओं की सहनशीलता का इस तरह का मजाक उड़ाना ठीक नहीं है। कुमार विश्वास ने कहा कि नीतीश को ऐसे मंत्री को तुरंत हटा देना चाहिए। भाग्यपूर्ण है कि एक प्रदेश के शिक्षा मंत्री
राम कथा को विद्वेष फैलाने वाला और जहर फैलाने वाला बताएं, और वो भी उस विश्वविद्यालय में जो ज्ञान का आदि स्रोत माना जाता है। हमारे यहाँ तक्षशिला और नालंदा पुरानी ज्ञान पीठिकाएं हैं। वहाँ एक शिक्षा मंत्री दीक्षांत समारोह में ऐसी बातें बोलते हैं, अशोभनीय है। नीतीश कुमार जी बहुत समरस व्यक्ति हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ और मेरे प्रति उनका स्नेह भी है। और तेजस्वी भी मेरे भाई जैसे हैं, युवा नेता हैं, बिहार से बड़ी आशाएं हैं बिहार को उनसे। मैं उन दोनों से अनुरोध करता हूं कि ऐसे व्यक्ति को अपने संगठन से, अपनी सरकार से बाहर करें, उन्हें दंडित करें या उन्हें क्षमा मांगने के लिए कहें कि क्या वे किसी दूसरे धर्म की किसी मानद पुस्तक पर ऐसी बात कह सकते थे, और कहने के बाद मंत्री छोड़िए, क्या उनके बचे रहने की संभावनाएं बन सकती थी? कितना कष्ट होता अगर वो ऐसा बोल देते। तो किसी की सहिष्णुता को, किसी की सहृदयता को लाचारी समझ लेना, ये बड़ी खराब बात है। ऐदा वंचितों को, दलितों को, पिछड़ों को, वनवासियों को गले लगाने वाला, मल्लाहों को गले लगाने वाला, वन्य जातियों को साथ लेने वाला राम, उसकी कहानी जहर घोल सकती है, ये वही व्यक्ति कह सकता है जिसके मस्तिष्क में जहर हो। तो मैं उनके मनस्ताप के शांत होने की कामना करता हूं। वाकई में ऐसी बात वही कह सकता है जिसके दिमाग में जहर भरा हो, क्योंकि जब इतना विवाद हुआ, इतने राजनीतिक हमले हुए, आरजेडी ने किनारा कर लिया, तो लगा शायद बिहार के शिक्षा मंत्री को अपनी गलती समझ आई हो, शायद वो अपने बयान पर कुछ सफाई दे दें, माफी मांग लें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र ने जब चंद्रशेखर यादव से बात की तो उन्होंने फिर कहा कि कुमार विश्वास तो आरएसएस की पाठशाला के छात्र हैं, आरएसएस नफरत फैलाती है। चंद्रशेखर ने कहा, उन्होंने जो कुछ कहा सोच समझकर कहा, इसका वोट से चुनाव से कोई मतलब नहीं है। वो भी उन राम के भक्त हैं जो शबरी के झूठे बेर खाते हैं। रामचरितमानस से कुछ चौपाइयां हटा दी जाएं तो रामचरितमानस में बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं। कुमार विश्वास जी को शिक्षा ग्रहण करने की जरूरत मैं समझता हूं। अगर कुमार विश्वास जी को इतनी ही अगर सलाहियत है, उसमें दिलेरी है, तो हमसे हमारे सामने आके बहस कर लें। कुमार विश्वास जी का पृष्ठभूमि जानना पड़ेगा कि किस पृष्ठभूमि की। हमें संदेह है कि कुमार विश्वास जी नागपुर वाले कहीं संत तो नहीं है जो नागपुर से नफरत का संदेश देते हैं। मैं इस बात पर कायम हूं कि उत्तरकांड के जो छंद नफरत फैलाते हों, सुंदरकांड के जो छंद रामचरितमानस में नारी विशेष संपूर्ण नारी जाति को अपमानित करता हो, वंचित सहित, मैं उसका विरोध में हूँ। पुरानी बातों को अभी कहने का क्या मतलब? जातीय दुर्भावना फैलाकर कहीं कोई राजनीतिक मंशा तो नहीं है? आप कहें तो नीति, मैं कहूँ तो राजनीति। आप बताइए, भगवान राम जी सबरी की जूठ बैर खा सकते हैं, मगर सबरी का बेटा आज भी मंदिर नहीं जा सकता है। मैं उस राम का भक्त हूँ जो सबरी के जूठ बैर खाते हैं। मैं उस राम के भक्त हूँ या उसके भक्त हूँ, उस विचार के भक्त जो हे राम में विश्वास करते हैं। जय श्री राम वाले, नागपुर वाले नफरतवादी विश्वास करीब है, जाहिर है इसके संदर्भ में अब जो जातीय जनगणना हो रही है, कहीं इस सब को ध्यान में रखकर ये सारी बातें तो नहीं हमें चुनाव से कोई इस तरह के मतलब से, मंशा से नहीं कहा। तो ये प्रतिक्रियावादियों से कहना चाहता हूँ कि जाति के नाम पर शिक्षा से वंचित करना, जाति के नाम पर अपमानित करना, इन छंदों को हटाइए। संपूर्ण नारी जगत को जो जिसमें गाली है उस छंदों को हटाइए। फिर रामचरितमानस में कई नमन योग चीजें हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव जैसे लोगों के बारे में रामचरितमानस में बहुत कुछ कहा गया है। एक चौपाई है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यानी जैसी जिसकी भावना होगी उसे प्रभु की छवि वैसी ही दिखाई देगी। मैं रामचरितमानस का बहुत बड़ा ज्ञाता तो नहीं हूं, लेकिन इसे एक महान ग्रंथ मानता हूं। बचपन से ही मानस पढ़ा है और मानस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने जिन चौपाइयों का हवाला दिया वो सारी उत्तरकांड की हैं। बहुत सारे स्कॉलर्स ये दावा करते हैं कि उत्तरकांड गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस का हिस्सा नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया। लेकिन अगर इसे रामचरितमानस का हिस्सा मान लिया जाए तो भी अज्ञानी चंद्रशेखर यादव जिस चौपाई का हवाला देकर मानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बता रहे हैं, उसमें कहा गया है, पूजहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहु वेद प्रवीणा। इसमें बिहार के शिक्षा मंत्री विप्र को ब्राह्मण और शूद्र की व्याख्या पिछड़े दलित और आदिवासियों के तौर पर कर रहे हैं। लेकिन रामचरितमानस में विप्र का मतलब ब्राह्मण नहीं है, विप्र का मतलब है सदाचारी, और शूद्र का मतलब है अनाचारी, दुराचारी। सुंदरकांड में हनुमान जी के लिए विप्र का शब्द इस्तेमाल हुआ है
और रावण को शूद्र कहा गया है। इस चौपाई का अर्थ है जो सदाचारी है वो भले ही गुणहीन हो, कमजोर हो, उसका सम्मान करना चाहिए, और जो अनाचारी है वो कितना भी बड़ा विद्वान हो, शक्तिशाली हो, उसका सम्मान नहीं होना चाहिए। रावण प्रकांड पंडित था, वेदों का ज्ञाता था, शिव भक्त था, लेकिन अनाचारी था, इसलिए उसकी पूजा नहीं होती। हालांकि इस तरह की बातें चंद्रशेखर जैसे लोगों को समझ नहीं आएंगी, न वो समझना चाहेंगे, क्योंकि उनका मकसद समाज को बांटना है। बिहार में नीतीश कुमार जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर जातियों का सर्वे करवा रहे हैं और बाकी बचा हुआ काम उनके मंत्री इस तरह के उल्टे सीधे बयान देकर कर रहे हैं। कुमार विश्वास ने सही कहा, बिहार के अशिक्षित शिक्षा मंत्री को तो बर्खास्त किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं अस्तित्व के संकट से जूझ रहे जोशीमठ की। एक्सपर्ट ने कहा कि पूरे जोशीमठ पर खतरा है। जोशीमठ का 25% हिस्सा बुरी तरह से खतरे की जद में है। 75% एरिया सुरक्षित माना जा सकता है, लेकिन चिंता की बात है कि जिस 25% पर ज्यादा खतरा है, जोशीमठ के उसी इलाके में ज्यादा बसावट है, ज्यादा लोग वहीं रहते हैं। इसलिए सरकार घनी आबादी वाले इलाके को खाली करवा रही है, क्योंकि इस इलाके में 760 घरों में दरारें आ गई हैं। इसको असुरक्षित घोषित कर दिया गया है। हालांकि सरकार ने क्लियर कर दिया कि जोशीमठ में सारे घर नहीं गिराए जाएंगे। फिलहाल सिर्फ उन 2 होटलों को गिराने का काम शुरू हुआ है, जिनकी वजह से दर्जनों घर खतरे की जद में आ गए हैं। दूसरी बात यह, जोशीमठ पर केंद्र सरकार की पूरी नजर है। हालात का असेसमेंट करने और जोशीमठ के लोगों की मदद का एक्शन प्लान फाइनल करने के लिए दिल्ली में आज अमित शाह ने एक हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी, वाटर रिसोर्स मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत और एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव भी मौजूद थे। सरकार का कहना है कि जोशीमठ के लोगों की तकलीफों को दूर करने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए सरकार हर संभव मदद करेगी। लोगों से भी सहयोग की अपील की गई है, जिससे एजेंसियां अपना काम सुरक्षित तरीके से कर सकें। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि खतरनाक इलाके से लोगों को शिफ्ट किया जाए, उन बिल्डिंग्स को तोड़ा जाए जो कभी भी गिर सकती हैं। इसीलिए आज प्रशासन ने 2 होटल्स को गिराने का काम शुरू किया। 7 मंजिल के ये होटल मलारीन और 5 मंजिल के होटल माउंट व्यू के आसपास जो भी इलाका है उसको सील कर दिया गया है। इन होटल्स के डेमोलिशन का प्रोसेस शुरू किया गया। क्योंकि होटल के मालिक बिना मुआवजे का ऐलान किए होटल को तोड़ने का विरोध कर रहे थे, इसलिए होटल तोड़ने का काम आज देर शाम शुरू हुआ। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की टीम के साथ उत्तराखंड सरकार के इंजीनियर भी इस काम को सुपरवाइज कर रहे हैं। इन होटल्स की लोकेशन और सिचुएशन ऐसी है कि अगर इन्हें झटके से तोड़ा गया तो दूसरे घरों को नुकसान हो सकता है, इसलिए इन्हें हथौड़े और कटर की मदद से धीरे धीरे तोड़ा जा रहा है। सीबीआरआई के एक्सपर्ट के मुताबिक होटल्स को तोड़ने में 7 से 8 दिन का वक्त लग जाएगा। ये हमारे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सिविल पुलिस और यहाँ मजिस्ट्रेट वगैरह सब नियुक्त हो गए हैं और इसको जो है देख ही रहे सेग्रीगेट कर दिया गया ताकि कोई ह्यूमन लॉस न हो। इसके लिए यहाँ किसी के तरह का मूवमेंट हम लोगों ने बंद कर दिया है और बाकी सेफली इसको तोड़ा जाएगा ताकि आगे कोई इस तरह का नुकसान न हो। काम चलता रहेगा। कितना समय लगेगा डिसमेंटल करने में? ये देख ही रहे, समय लगेगा थोड़ा सा, लेकिन प्रोसेस में है, शुरू हो गया आज और कल तेजी से और ज्यादा काम होते हुए देखो। प्रशासन ने लोगों को भरोसा दिलाया कि फिलहाल सिर्फ होटल्स को गिराया जाएगा, लोगों के घरों को गिराने का कोई प्लान नहीं है। क्योंकि इलाके से लोगों को हटा दिया गया है, इसलिए लोग परेशान तो हैं, लेकिन चमोली के डीएम ने कहा होटल गिराते वक्त कोई अनहोनी ना हो जाए, इसकी चपेट में कोई इंसान ना आ जाए, इसीलिए इलाके को खाली कराया गया। अभी सिर्फ 2 ही बिल्डिंग्स हैं जिनकी केयरफुल डिसमेंटलिंग की जानी है। सीबीआरआई की टीम अलॉन्ग विद 40 इंजीनियर्स फ्रॉम सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर हैं। वो पूरे टाउन में डैमेज असेसमेंट कर रहे हैं और ऐसी बिल्डिंग्स को वो असेस कर रहे हैं कि कौन सी बिल्डिंग्स अभी सेफ हैं, अनसेफ हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ ये सिर्फ 2 ही बिल्डिंग्स हैं जिनका हम डिसमेंटलिंग की कार्रवाई हम कर रहे हैं। बाकी हम कह सकते हैं कि असेसमेंट चल रहा है। वो असेसमेंट चलेगा और असेसमेंट के आधार पर और जो उनके ओनर्स हैं और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ चर्चा करते हुए कार्रवाई की जाएगी।
हालांकि घरों की हालत देखकर लोग भी समझ रहे हैं कि वहां रहना खतरनाक है, इसलिए लोग दुखी मन से भरी आंखों के साथ अपनी आशाएं खुद ही खाली कर रहे हैं। जोशीमठ के ज्यादातर घरों के सामने ट्रक खड़े हैं, लोग अपना अपना सामान ट्रकों में लाद रहे हैं और मजबूरी ऐसी है कि सामान कहां ले जाना है ये भी उन्हें नहीं पता। किसी रिश्तेदार के घर में घर का पूरा सामान नहीं आ सकता, सरकार ने जहां रहने का इंतजाम किया है वहां भी पूरा सामान ले जाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हर शख्स की आंखों में आंसू हैं। जोशीमठ में 1-2 या 150 नहीं बल्कि सैकड़ों परिवारों का यही हाल है। कई गांव दरक रहे हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि उनके गांव, उनके घर बचेंगे या नहीं। हमारे संवाददाता अभय पाराशर और पवन नारा एक हफ्ते से जोशीमठ में हैं। अभय पाराशर जोशीमठ के सुई गांव में गए, लेकिन गांव में घुसने से पहले ही एक महिला उन्हें फूट फूट कर रोती हुई मिली। उसका दुख यह था कि उस चीफ मिनिस्टर से मिलकर अपना दर्द बताना चाहती थी, लेकिन चीफ मिनिस्टर का काफिला रुका नहीं। महिला का कहना था कि गांव में करीब 100 परिवार रहते हैं, ज्यादातर घरों की नींव हिल गई है, कभी भी टूटकर गिर सकते हैं। सरकार सिर्फ शहर की तरफ देख रही है, उनका क्या होगा ये उन्हें नहीं मालूम, न सरकार को उनकी फिक्र है। कहाँ जाए, पति भी मेरा बीमार है तो बढ़िया कितना मुश्किल से बचाया हमारे तो कुछ भी नहीं, जो पैसा पाई थी हमने सारे मकान पर लगाया, अब हमारे पास तो कुछ भी नहीं। कहाँ जाएंगे हम, हमारी कोई नहीं सुनता। अभी वो आए थे धामी, हमने थोड़ा हाथ वो करे कि हमारी भी सुनो, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सुना, खाली ऐसे करे। हम सोच रहे क्या पता आएंगे, हम अभी इंतजार कर रहे कि यहाँ पर आएंगे तो हम थोड़ा अपनी बात बताएंगे उनको। कोई हमारे घर में भी आओ ना, हमको भी पूछो हमारा क्या दर्द है, सब बोलते हमारी माता, हमारी भी तो माता है ना ये धरती। सब ऐसे ही बोलते हैं कि हमारी माता। हाँ, हमने भी तो खून पसीने के पैसा लगा रखे उस मकान पर, कैसे करके देखो हम रोड में आ रखे, कोई हमारा सुनने वाला नहीं है। हम सोचते जहाँ भी देंगे हम सब मोहल्ला वालों को एक साथ, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते भैया। आप रोइए मत, परेशान मत होइए, बातचीत कुछ मदद की कुछ हो पा रही है, कुछ पता लग रहा है कि मुआवजे वगैरह हो? कुछ नहीं भैया, कुछ पता नहीं चला, लोगों के मुंह से सुन रहे हम। कोई बोला पूरा टूट जाएगा यहाँ, कोई कुछ, रात भर हम सोते नहीं भैया, इतनी डर लगती। मैंने अपने रिपोर्टर से कहा कि इस महिला की बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाए। असल में सुई गांव में किसी घर की हालत तो इतनी खराब हो गई है कि वो कभी भी गिर सकता है। जो मकान अभी सही सलामत हैं उन्हें पता नहीं कि कब तक सलामत रहेंगे, क्योंकि जमीन तो पूरे इलाके में धंस रही है। इसलिए ऐसे मकानों में रहने वाले लोग भी अपने पड़ोसियों के हाल देखकर परेशान हैं, क्योंकि उन्हें डर है आज जो हाल पड़ोस का है वो हाल कल उनके घर का भी हो सकता है। देखो बेटा, अगल बगल के जो मेरी पड़ोस हैं वो बेघर होगी, उनकी मकानें टूट के क्षतिग्रस्त होगी, वो रात दिन रोती रहती, उनको देख के हमको भी रोना आता है। आज उनके साथ कल मेरे साथ, ये जरूर होगा बेटा। यही मैं करना चाहती हूँ आपसे। शासन प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री जी अभी आए, हम लोग सुबह 7 बजे से खड़े हैं, अभी मुख्यमंत्री जी रुकेंगे, हम अपनी समस्या बताएंगे, लेकिन वो कौन कहाँ रुके, वो सीधे चले गए ऊपर ऐसा छत देखते रहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं, भगवान ऐसा किसी के साथ ना हो। लेकिन कुदरत के साथ कौन सकता है, कोई सकता है? जो कुछ जिंदगी कमाए है बेटा, वो 2 कमरे बना रखे हैं, अभी बच्चों की शादी करना क्या नहीं होता जिंदगी में। लेकिन अब जब देखो अगल बगल वालों को रोते हुए देखो, बिलखते हुए देखो, तो हमको नींद नहीं आती बेटा, रात में खाना पीना हराम हो रखा। वाकई में लोगों का रोना सुनकर दर्द होता है, तकलीफ होती है। हालत ऐसी है कि सरकार कहती है तुरंत तो कुछ नहीं किया जा सकता, कोशिश कर रहे हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि मुख्यमंत्री उनके पास आए, उनकी बात सुने, कम से कम उनका दर्द सुने। मैंने अपने रिपोर्टर से कहा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बात संभव हो मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाए, क्योंकि खुद चीफ मिनिस्टर का लोगों तक पहुंचना संभव भी नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री एक हफ्ते में 2 बार जोशीमठ गए हैं। पुष्कर धामी कल रात जोशीमठ में रुके थे, रात में कई गांव में गए, कई रात शिविरों का दौरा किया। ये देखा कि होटल्स में, नगर पालिका के ऑफिस में
और दूसरी सरकारी बिल्डिंग्स में जो लोग रह रहे हैं उनको दिक्कत तो नहीं हो रही, लेकिन हालात इतने गंभीर हैं कि लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खासकर उन परिवारों को बहुत परेशानी है जिनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं। इसकी कभी तबीयत खराब हो रही, खांसी जुकाम सर्दी, इतने दिन से बेघर हो गए। हमने घर छोड़ के आ रखे, कुछ न कुछ सुविधा निकाल, ऐसे हम नहीं रह सकते। कल आप एक बार हमारा घर देख लेना, आप नीचे तक नहीं आए, उस घर में रहने लायक नहीं है। कुछ डिसीजन नहीं। मैंने उनसे यही कहा है कि क्या कि इसकी तबीयत खराब हो रही है, बार बार ये बाहर जाने की जिद करती है। यहाँ पे इतना ठंडा है, मौसम खराब है, स्नोफॉल हो सकती है, कभी भी हवा चल रही है, इसको उल्टी हो रही ना, तो इसलिए मैंने उनको ये कहा कि जल्दी से जल्दी हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल दो, हम यहाँ से कहीं चले जाएंगे, कह के वन टाइम सेटलमेंट कर दो, जहाँ पे हमें जाना होगा वहाँ हम चले जाएंगे। तो मुख्यमंत्री की तरफ से क्या जवाब आया? उनकी तरफ से तो कोई आश्वासन नहीं आया अभी। जोशीमठ से देहरादून जाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह ने सीनियर अफसरों को बुलाया, उनसे बात की, कहा लोगों को राहत पहुंचाने के लिए तुरंत फैसले किए जाएं। अब तक 169 परिवारों के 589 लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा चुका है। सरकार ने लोगों को आर्थिक मदद देना भी शुरू कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि फिलहाल लोगों को जो मदद दी जा रही है वो तात्कालिक है। नुकसान का असेसमेंट किया जा रहा है, रिपोर्ट मिलने के बाद सबको बाजार के रेट पर मुआवजा दिया जाएगा। प्रति परिवार 5,000 जो साधारण खर्चे के लिए दिया गया था वो 73 परिवार को दिया गया है, 3,65,000 अब तक और जारी दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त एसडीआरएफ के मानकों के तहत जो आच्छादित है, जो व्यवस्था है, 1,30,000 रुपये दिए जाने का, वो अब तक 10 परिवारों को दिया जा चुका है, यानी कि 13 लाख रुपये वितरित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त और चल रहा है, जैसे जैसे चिन्हीकरण होगा वैसे वैसे दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त मकान किराया 4,000 वो अब तक 3 परिवारों को दिया गया है। कल जैसा मैंने बताया था 1.5 लाख रुपये स्वीकृत किया गया है, इसके लिए 45 करोड़ रुपये जारी की गई थी, वो 1.5 लाख रुपये 73 परिवारों को दिया जा चुका है। कल 42 परिवारों को दिया जा चुका है कल, मतलब अभी तक। अफसरों की बात आपने सुनी। आपदा से प्रभावित लोगों को पहले 5-5 हजार रुपये दिए गए। राज्य सरकार के तरफ से 1.5 लाख रुपए की मदद दी जा रही है और एसडीआरएफ की तरफ से 1,30,000 रुपए का मुआवजा भी दिया जा रहा है। और ये शुरुआती मदद है, असेसमेंट के बाद पूरा मुआवजा मिलेगा। अब सरकार ने ऐलान तो कर दिया, लेकिन ज्यादातर लोगों का कहना है कि सरकारी मदद सभी लोगों तक पहुंच नहीं पाई है और जो मदद पहुंची है वो बहुत कम है। सामान शिफ्ट करने के लिए ट्रक वाले बेशुमार पैसा मांग रहे हैं। जिनके मकान सुरक्षित इलाकों में हैं, उन्होंने अपने मकानों के किराए बढ़ा दिए हैं। कल रात भी हुआ राष्ट्रीय, रात भर हमने आग जला रखी, बाहर में बैठे, कंपनी काम ही बंद नहीं कर रही और लगे हैं कंपनी अपना काम करने में। हमने कर्जा निकाल कर इतनी बड़ी मकान बना रखी है, कर्जा से मकान बना रखी है। पूरी जिंदगी की मेहनत हमने मकान में लगाई, हमारे पास कुछ नहीं बचा, अब कुछ नहीं रहे। अब क्या करना हमने? अब एक गाड़ी पर परसों ले गए, एक गाड़ी आ जाए, एक गाड़ी सामान और है, कहाँ जाए, क्या करे? कमरे वाले भी 9,000 रुपये बोले कमरा की किराए दो, कहाँ से देना? अभी कुछ 1 रुपया नहीं मिला हमारे लिए। तो आप किराए पे रह रहे हैं? अभी किराए पे शिफ्ट हुए? हाँ, अब ले जा रहे, किराए में शिफ्ट हुए। बच्चे तो रिश्तेदार के यहाँ रह रखे, अब किराए में कमरा ले रखा है और लड़का जा रहा टर्क सहारे सामान। तो राहत शिविर में नहीं गए? अभी राहत शिविर कुछ नहीं मिला, कह रहे फॉर्म भरो तब मिलेगा। अभी गाड़ी वालों को बोल रहे पहले सामान रखो, 5,000 रुपया दो, कहाँ से देना वो 5,000? गाड़ी यहाँ से चमोली जाएगी गाड़ी, 5,000 रुपये दो कह रहे गाड़ी वाले, कहाँ से देंगे पैसा? 4 गाड़ी सामान चलेगी, 4 गाड़ी का कहाँ से? इस तरह के लोग बड़ी संख्या में हैं जिन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा है। हर घर की अपनी दर्द भरी कहानी है। किसी के घर में बुजुर्ग बीमार हैं, लेकिन बीमार बुजुर्ग को चारपाई समेत घर से जाना पड़ा। किसी के घर में थोड़े दिन पहले बच्चे ने जन्म लिया है और उसे जन्म के बाद ही घर छोड़ना पड़ा।
किसी के घर में बेटी की शादी होनी थी, सारी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन अब सब खत्म हो गया। अभय पाराशर को ज्योति नाम की लड़की मिली। मार्च में ज्योति की शादी होनी थी, लेकिन घर में आई दरार ने सब खत्म कर दिया। परिवार को समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, कहां जाएं, किससे मदद मांगें, किसको अपना दुख बताएं। एक ऐसे घर में हम मौजूद हैं जहां पर डोली सजनी है, शादी होनी है एक बेटी की, सब कुछ तैयारियां यहां पर हो चुकी थी, लेकिन अचानक से पूरा घर टूट गया। घर के अंदर की तस्वीरें मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। पूरा घर जो है, पूरा फर्श यहां पर आप देखिए सब टेढ़ा हो गया है, क्रैक्स यहां पर आ गए हैं, जो पिलर हैं वो यहां पर टूट गए हैं। इस तरीके से बल्लियों को लगाकर किसी थोड़ा बहुत छत जो है उन्हें यहां पर रोका हुआ है। ज्योति हमारे साथ मौजूद है। ज्योति, आपकी शादी है, कब है आपकी शादी, किस तरह की तैयारियां हो गई थी, और अब जो परेशानी हुई है कैसे आप लोग खुद को संभाल रहे हैं? जी, मेरी शादी इसी साल मार्च में थी, लेकिन मतलब ठीक है, मतलब है, लेकिन अभी देखकर लगता नहीं कि मार्च में होगी, क्योंकि घर की जो कंडीशन है उस हिसाब से सोचा था कि बहुत सारी मम्मी पापा के भी सपने थे, उन लोगों ने बहुत सामान जोड़ा हुआ था कि चलो बेटी के ससुराल में देंगे, तो लेकिन मतलब ये सब अचानक ही हुआ, ऐसा मतलब सोचा नहीं था, तो ये सब अचानक हुआ, तो मतलब हम लोग भी खुद सोच नहीं पा रहे हैं कि ये सब ऐसा हो रहा है, अब इसमें हम लोग क्या एक्शन लें। हमारे लिए कोई मतलब खड़ा होने के लिए भी तैयार नहीं है। तो सामान लेके आए थे नीचे से, हमको क्या पता था इतना नुकसान हो रखा हमारे घर का। हमने सोचा था कि हम यहीं से शादी करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके 1 साल से जोड़ने में लगे। मार्च में लड़की की शादी है मेरी। आज हम घर से बेघर हो गए, रात को शाम को आ रहे हैं, यहाँ बोले कि हटो 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 यहाँ से, ये कमरा खाली करो। जब हमने यहाँ पे अपना आशियाना बना रखा 30 साल से, हम जाएंगे कहाँ जाएंगे। आज हम इतनी स्थिति में है कि सारा घर मेरा डूब गया। हम कैसे बोले, किसको बोले, हम किससे बताएं। 30 साल तक आर्मी ने, मेरे हस्बैंड ने आर्मी में नौकरी किया है। आज यहाँ इतना जोड़ जोड़ के अपना आशियाना बनाया, आज हमारा आशियाना टूट। जिस घर में बेटी की शादी हो, वो घर छोड़ना पड़े तो परिवार का दुख समझा जा सकता है। इसी गांव में हमारे संवाददाता को एक ऐसा परिवार मिला जिनके घर का एक सदस्य 3 महीने पहले यानी अक्टूबर में ही आर्मी से रिटायर हुआ। रिटायरमेंट के वक्त जितना पैसा मिला था घर बनाने में लगा दिया। घर का काम पूरा भी नहीं हो पाया था और आफत की दरारें आ गई। पिता को पैरालिसिस है। अब फौज से रिटायर हुए बेटे को समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। बेटा बुजुर्ग पिता को सुरक्षित जगह ले जाना चाहता है, लेकिन पिता इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो कहीं नहीं जाएंगे, इसी घर में रहेंगे। रात को 1 बजे बड़ा दिन तोड़ा, हम ये एनटीपीसी बंद क्यों नहीं करा रहे सरकार? तो अब जिंदगी में आगे क्या कैसे दोबारा खड़े होंगे, सोचा है कुछ? मैं तो कुछ नहीं, ये तो इनकी जिंदगी खत्म है। अब क्या है, क्या करूं, ये क्या करूं, वो क्या करने को, मैं कुछ नहीं, बस ये बर्डन मैंने। बुढ़े कह रहे कि हम कहीं जाना चाहते ही नहीं, रो रहे बुढ़े। तो परिवार है, आंखें नम है, कह रहे हैं हम कहीं नहीं जाना चाहते, यहीं रहेंगे। ये घर जो आप देख रहे हैं, ये आर्मी में जवान थे, रिटायर होके आए, अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर मकान बनाया था और मकान पूरा हो पाता उससे पहले ही टूट गया। अभी अक्टूबर में मैं रिटायर हुआ था। अच्छा, आने के बाद मैंने यहाँ पर मकान का काम लगाया। मेरे को पता नहीं लगा कि कब जैसे ही मैंने मकान खड़ा करा, अचानक 2-3 तारीख को अचानक दरार आ गई, जिससे पूरा मकान का नुकसान हो गया मेरा। ऐसी दिल दहलाने वाली न जाने कितनी कहानियां हैं, कितना दर्द है, कितनी तकलीफ है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जोशीमठ में सरकार के सामने 2 बड़े चैलेंज हैं। एक, लोगों को सुरक्षा देना, और दूसरा, अपने घरों के प्रति लोगों के सेंटिमेंट का ध्यान रखना। जिन लोगों के घर टूटने के कगार पर हैं, उनका कोई कसूर नहीं है, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। उन्होंने तो अपनी जीवन भर की कमाई लगाकर सपनों का आशियाना बनाया। उसे गिरता टूटता कौन देख सकता है? कौन ऐसे घर को खाली करना चाहता है? और ये तो आपने अभी भी सुना कि हर घर की अपनी अलग कहानी है, हर परिवार का अपना अलग दर्द है। ऐसी परिस्थितियों में मुआवजा कितना भी हो, नाकाफी रहेगा।
असल में ज़रूरत तो उन अफसरों को आइडेंटिफाई करने की भी है जिन्होंने जोशीमठ के बिगड़ते हालात पर ध्यान नहीं दिया। आवश्यकता तो उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की है जिन्होंने समय रहते इस खतरे के प्रति अलर्ट नहीं किया। आज की एक और बड़ी खबर यह है कि बिहार में किसान सड़कों पर हैं, लाइनों में लगे हैं। किसानों को खेत के लिए खाद की जरूरत है और खाद मिलना मुश्किल हो गया है। रबी का सीजन है, पीक पर है, लेकिन बिहार के कई जिलों से फर्टिलाइजर गायब हो गया है। ये तस्वीरें बक्सर जिले की हैं। बक्सर के कई गांव में यूरिया और डीएपी की भारी कमी है। सरकारी केंद्रों से जो खाद बांटी जा रही है वहां पर नंबर आने से पहले ही खाद खत्म हो जाती है। किसान सूरज उगने से पहले खाद के लिए लाइन में लग जाते हैं और सूरज ढलने के बाद खाली हाथ लौटना पड़ता है। कुछ गिने चुने खुशकिस्मत लोगों को खाद नसीब हो जाती है। बक्सर के अलावा पड़ोस के रोहतास जिले का भी यही हाल है। यहां भी किसानों को अपनी जरूरत भर फर्टिलाइजर नहीं मिल पा रही। जबरदस्त सर्दी है, इसके बाद भी किसान मजबूरी में लाइनों में लगते हैं, लेकिन फिर भी खाद नहीं मिलती। इसलिए किसानों की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। 5 बजे से हम लोग आए हुए हैं सर जी, अभी तक से 1 बज गया, खाद नहीं मिला और भोजन भी नहीं हुआ सर जी। हम लोग घर से चूड़ा लेकर आए हैं, गुड़, ये भी सर जी देख लीजिए झोला में। देखिए सर जी। और कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी के मत सर जी पूछिए, लगता है कि खेती बंद करना पड़ेगा। जिले में यूरिया खाद नहीं रहने से किसान परेशान हो रहे हैं। अरे परसों दिन तो पैर टूट गया भोजपुर में सर जी, खाद की चलते। आज भी काफी भीड़ लगा हुआ है खाद देने के लिए। नहीं रहता था वो हाल से पंचर था। तो पहले अभी खाद मिल गया आपको? नहीं मिला सर जी, कोई ठीक नहीं है कि कम मिलेगा। नंबर नहीं मिलेगा। ठेहुना धैले बा जाला पाला में अब आई ना खाद करे के काम जोनो करे के बाद तो छोड़ छाड़ के आई खाद दौड़ी। परेशानी हो रहा बा? परेशानी अब पूछे के बाद। कब बजे से बने? सुबह में 9 बजे हमने 9 बजे से 12-1 बजे लगे तो खाद नहीं मिलल ना। लागत आज खाद मिल जाये? अब देखी अभी कागज मिलल है। खेती में क्या परेशानी हो रहा ज्यादातर? खेती में आपको ही मत अभी नहर में ना पानी आई है तो बोरिंग से कैसे पटा वटा के आप खेत फिर उजर होके के ठेकान लगल बा। अब खाद मिल जाए तो छिटाई। रोहतास में तो हालात और भी खराब हैं, क्योंकि कई दिन लाइन में लगने के बाद भी खाद नहीं मिली और दूसरी तरफ खेत की फसल खराब हो रही है। इसीलिए अब किसान खुद खेत में चले जाते हैं और अपने घर की महिलाओं को खाद के लिए लाइन में लगने के लिए भेज देते हैं। ज्यादातर किसानों का कहना है कि अफसर और दलाल मिलकर खाद की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। ब्लैक मार्केट में खाद मिल रही है, लेकिन कई गुना महंगे दाम पर। किसानों का कहना है कि खाद न मिलने पर वो हंगामा करेंगे तो पुलिस लाठी चला देगी। 2 नंबर के काम कर रहे हैं, लाइन लगाकर 3 बजे 4 बजे भोर से आई अपना ब्लैक मार्केटिंग डेरे पर से कर रहे हैं। इससे जनता परेशान है। इसके लिए सरकार से हम लोग अनुरोध करते हैं पूरे जनता की, इसको मैनेजर साहब पर कुछ कार्रवाई किया जाए, नहीं तो पूरे ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है। काराकाट प्रखंड का व्यापार मंडल का जो है थाना पर जो रसीद कट रहा है, खड़ा कर जनता के 3 बजे से भोर से 7 बजे रात तक ले खड़ा कराकर जनता को परेशान कर रहे हैं। खाने पीने और पीने बीने मर रहा है लोग। हम लोग कल से आए हैं, कल सुबह 5 बजे आए, आज 4 बजे आए, अभी तक कोई खाद का हम लोग नहीं मिला। और बाजार में मार्केट में 500, 550, 600 तक खाद मिल रहा है। अरे हम लोग यहाँ आ रहे हैं, यहाँ नहीं मिल रहा है तो हम लोग क्या करें? अब इसी में ना ढेला लाठी चार्ज होता है, ढेला बाजी होता है। आप लोग खाली हम लोग को परेशान करके रखे हैं। हम किसान हैं हम लोग, फिर भी हम लोग परेशान हुए हैं। लेकिन बिहार सरकार का दावा है कि खाद की कमी के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। बिहार के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी एन श्रवण कुमार ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दावा किया कि उन्होंने तो कई महीने पहले ही रबी के सीजन की डिमांड केंद्र को बता दी थी, लेकिन पिछले 4 महीनों में बिहार को जरूरत से काफी कम फर्टिलाइजर मिला है। एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने कहा कि इस बार रबी के सीजन में खाद की डिमांड बढ़ी है, लेकिन केंद्र ने मांग के मुकाबले 68% खाद ही बिहार को दी है।
इसी वजह से बिहार के कई जिलों में फर्टिलाइजर की किल्लत है। हम लोगों का जो उर्वरक का इस बार रबी मौसम में जो भारत सरकार से आपूर्ति हुआ है, शुरुआती महीने में काफ़ी कम रहा। हम लोग जो राज्य सरकार अपना डिमांड भेजते हैं और भारत सरकार इसको महीनेवार मतलब जो मासिक आवंटन का एक बार अप्रूवल देती है। यानी अक्टूबर और नवंबर महीने में हमको जो कितना स्वीकृत मात्रा है उसके तुलना में मात्र 60% ही मिला है। दिसंबर महीने में हम लोगों का कितना जो स्वीकृत मात्रा है उसका 97% मिला और जनवरी महीने में अभी तक का जो आज 11 तारीख तक का है 43% मिला है। तो ये कहने अभी टोटल देखा जाएगा अभी तक अक्टूबर से जनवरी तक कितना मिलना था तो उसका 68% यूरिया हमें प्राप्त हुआ है। अब बिहार के कृषि सचिव ने केंद्र सरकार पर बिहार को कम खाद देने का आरोप लगाया, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से जो डेटा आया है उसमें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 4 महीने की फिगर्स दी गई हैं। दावा किया गया कि बिहार सरकार ने खाद की जो डिमांड भेजी थी उससे ज्यादा खाद बिहार को दी गई। उसके बाद फिर डिमांड आई तो बिहार को फिर से खाद भेज दी गई। इस वक्त बिहार के पास 69,000 टन 69,000 टन खाद रखी है। केंद्र सरकार का कहना है कि खाद की सप्लाई केंद्र का काम है, लेकिन उसे जिलों में पहुंचाना, किसानों में बांटना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। केंद्र सरकार की तरफ से आंकड़े आए तो बीजेपी ने नीतीश कुमार पर हमला किया। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र तो अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा रहा है, लेकिन नीतीश और तेजस्वी की गठबंधन की सरकार हर मोर्चे पर फेल है। माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी दोनों एक साथ घूम करके बिहार के समस्याओं को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। खाद के लिए लाइन लगी हुई है। बिहार में अभी 69,000 मेट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है, अर्थात बिहार में आज केवल 13,80,000 बोरा यूरिया का उपलब्ध है। माननीय वित्त मंत्री जी गलत बयानी करते हैं, उनके मंत्री गलत बयानी करते हैं। मैंने तो नीतीश जी को कहा कि अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो सरकार मेरे ऊपर केस क्यों नहीं कर रही है। इस तरह के मामलों में सियासत करना ठीक नहीं होता। राज्य सरकार और केंद्र सरकार फिगर्स दिखा रही है, खाद की कमी के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही है, लेकिन इसके बीच में पिस कौन रहा है? गरीब किसान। इतनी सर्दी में सड़क पर ठिठुर रहा है, लाइनों में लगा है और उसकी फसल खाद की कमी की वजह से खराब हो रही है। तो बेहतर होगा कि सियासत के बजाय राज्य और केंद्र सरकार किसानों का दर्द समझे, वॉर फुटिंग पर काम करे और उन्हें जल्दी से जल्दी खाद उपलब्ध करवाए। फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज कर्नाटक में किस तरह प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में ब्रीच हुआ। आज कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में एक भारी चूक दिखाई दी। नरेंद्र मोदी नेशनल यूथ फेस्टिवल का उद्घाटन करने के लिए हुबली पहुंचे थे। जब हुबली एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री का काफिला रेलवे स्पोर्ट्स ग्राउंड की तरफ जा रहा था, सड़कों के दोनों तरफ उनके स्वागत के लिए लोग बड़ी मात्रा में इकट्ठे थे। जनता मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे लगा रही थी। इतनी बड़ी तादाद में लोगों का उत्साह देखकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी गाड़ी की स्पीड धीमी कराई और अपनी गाड़ी के फुटबोर्ड पर खड़े होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करने लगे। उनकी गाड़ी को सिक्योरिटी देने वालों ने, एसपीजी के जवानों ने घेरा हुआ था। सड़क के दोनों तरफ बैरिकेड लगाए गए थे, लेकिन अचानक एक लड़का माला लेकर प्रधानमंत्री के काफी करीब पहुंच गया। उसने प्रधानमंत्री को माला पहनाने की कोशिश की, हालांकि एसपीजी के अलर्ट जवानों ने तुरंत उस लड़के को रोक लिया। उसे फौरन प्रधानमंत्री के काफिले से दूर ले जाया गया। लोकल पुलिस ने लड़के को कस्टडी में ले लिया। हालांकि कर्नाटक पुलिस ने कहा कि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में यह कमी का मामला नहीं है, कोई चूक नहीं हुई, क्योंकि प्रधानमंत्री के रूट पर आने वाले पूरे इलाके को पहले ही सैनिटाइज किया जा चुका था। जितने भी लोग वहां मौजूद थे उनकी सुरक्षा की जांच की जा चुकी थी, इसलिए सिक्योरिटी ब्रीच नहीं था। हुबली के पुलिस कमिश्नर रमन गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री की गाड़ी के पास जो लड़का पहुंचा उसकी उम्र सिर्फ 11 साल है। वो अति उत्साह में आकर बैरिकेड पार करके पीएम के करीब पहुंच गया था। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन भीड़ के प्रेशर से एक बैरिकेड की रस्सी खुल गई थी।
उसी में से निकलकर यह लड़का प्रधानमंत्री की गाड़ी तक पहुंच गया। पूछताछ के बाद लड़के को छोड़ दिया गया है। अब प्रोटोकॉल के मुताबिक कर्नाटक पुलिस इसकी रिपोर्ट तैयार करके एसपीजी को भेजेगी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जरा सी भी चूक का कोई स्कोप नहीं है। नरेंद्र मोदी पब्लिक लाइफ में है, लोगों के बीच में जाना उनके जीवन और काम का हिस्सा है। कई बार उन्हें सुरक्षा घेरे से बाहर निकलकर लोगों के बीच जाना पड़ता है, इसलिए उनकी सिक्योरिटी एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन पीएम सिक्योरिटी के लिए जो स्पेशल फोर्स बनाई गई है, जिसे हम सब एसपीजी के नाम से जानते हैं, उसे ऐसी हर परिस्थिति से निपटने की ट्रेनिंग दी जाती है। और मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि जब जब मैंने प्रधानमंत्री को किसी कार्यक्रम बुलाया है तो एसपीजी की तैयारी बहुत प्रोफेशनल तरीके से की जाती है। वो बड़ी सख्ती से नियमों को इंप्लीमेंट करते हैं और सिक्योरिटी के मामले में एसपीजी किसी के नहीं सुनती। उम्मीद है आज की घटना के बाद वो और ज्यादा अलर्ट रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।